कह रहा है कि निर्भय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 19 दिन अलोन। यानी निर्भय एक बंदा है, वो जो है वो किसी भी काम को जब वो अकेले करता है तो 19 दिन का समय लेता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा है बीसमय, नाम है, क्या नाम है मेरे में, बीसमय, वो कंप्लीट करता है उसी काम को अकेले 6 दिन में। जब हम विस्मय की बात करते हैं तो अकेले वो उसी काम को कितने दिन में करता है मेरे भाई, आप बोलोगे 6 दिन में। अकेले कितने दिन में करता है, 6 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, यानी वो लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निर्भय जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम पूरा होने के 4 दिन पहले। ये बात याद रखना, निर्भय हैड टू लिव 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं और बच्चे फंसते हैं, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद नहीं फंसोगे। कह रहा है कि निर्भय हैड टू लिव 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी जो काम कंप्लीट होगा ना, जब काम कंप्लीट होना था उसके 4 दिन पहले जो है वो निर्भय काम को छोड़ देगा। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको काम ढूंढना होता है। 1906 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे सर 114 होगा। कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे 114 होगा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे यस सर। 19 से 6 बार जाएगा, 6 से 19 बार जाएगा, सही बात है। हाँ, यानी अगर निर्भय का इफिशियंसी 19 का है, कि निर्भय अगर सॉरी 6 का है, यानी अगर निर्भय एक दिन में 6 आम खाता है, तो विस्मय जो है वो एक दिन में 19 आम खाएगा। इस बात को याद रखना, अगर निर्भय जो है वो एक दिन में 6 आम खाता है, तो विस्मय जो है मेरे भाई वो एक दिन में 19 आम खाएगा। ठीक है, ये लोग काम तो साथ में करते हैं, लेकिन काम को पूरा होने से पहले 4 दिन पहले निर्भय को छोड़ना पड़ता है। ऐसा जब भी सवाल आए कि इतना दिन पहले, काम को पूरा होने के 4 दिन पहले निर्भय को छोड़ना पड़ रहा है, अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि 4 दिन पहले अगर निर्भय को छोड़ना पड़ रहा है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, निर्भय को 4 दिन और काम करवाना है। निर्भय को 4 दिन के लिए रोकना है, बोलो मत जाओ। निर्भय को पूरा गोड़ हाथ पड़ के क्या बोलना है कि भाई मत जाओ। तो निर्भय का 4 दिन अगर वो नहीं जाएगा तो कितना काम करेगा, आप बता दो। निर्भय अगर 4 दिन नहीं जाता तो कितना काम करता, आप बोलोगे सर एक दिन का निर्भय का 6 का इफिशियंसी है, अगर 4 दिन इसको रुकवा के काम करवा ले तो 24 दिन ये 24 काम और कर लेगा। 24 काम क्या कर लेगा सर, ये और कर लेगा निर्भय। ठीक है, निर्भय जो है वो 4 दिन में 24 गो काम और करेगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ। तो इसका मतलब है ना, ऐसे सवालों में जब 24 काम और कर रहा है तो टोटल जो वर्क है ना वो अब 114 नहीं है, अब टोटल वर्क जो है वो 114 प्लस 24 है। क्योंकि निर्भय जो भाग रहा था हम उसको 4 दिन के लिए रोक लिए, तो वो 24 काम और कर दे रहा है। तो ये हो गया 4 4 8 11 और 2 13, यानी 138। 138 काम को दोनों लोग मिलकर के 19 और 6 25 लोग मिलकर के कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे 25 25 125 होता है सर, 13 बचेगा और ये 25 दिन, यानी इतने दिन लगेंगे। जो भी ऑप्शन है वो यही इस सवाल का सही आंसर होगा। 5 होल 13/25, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है हर बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन यही सब हमारा मोटिवेशन है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि द इंटीरियर एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है कि 3 से ज्यादा साइड से बने हुए फिगर को पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन अगर हम बनाए तो वो भी एक पॉलीगन है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पॉलीगन का मतलब होता है कि जो 3 या 3 से ज्यादा जो भी साइड्स से बने हुए फिगर होते हैं सारे के सारे पॉलीगन कहलाते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मान लो मेरे पास ये एक पॉलीगन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, मान लो मेरे पास एक पॉलीगन है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आजू बाजू के साइड, अगल बगल वाले साइड को मेरे भाई हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। अगल बगल वाले साइड को क्या कहते हैं सर, एडजेसेंट साइड कहते हैं। जैसे ये है और ये है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। इसी के बीच के एंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, इसी के बीच के एंगल की बात कर रहा है मेरे भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इंटीरियर एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड, यानी दो एडजेसेंट साइड के बीच का जो ये इंटीरियर एंगल है ये क्या होगा, इसी एंगल का वैल्यू पूछ रहा है।
इसी एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन हम तो एक समझाने के लिए ये जो बनाए हैं वो पेंटागन बना दिए हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एन साइड है, यानी साइड की संख्या हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे भाई कि अगर एक पॉलीगन की बात हो रहा है, तो एक पॉलीगन में टोटल एंगल का सम कितना होगा, पहले आप ये सोचो। टोटल एंगल का सम, टोटल एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो इंटीरियर एंगल का सम का मेरे भाई फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। क्या होता है मेरे भाई फॉर्मूला, आप बोलोगे n-2 × 180 डिग्री। n-2 × 180 करने से ये क्या आता है, तो जितने भी एंगल है, जितने भी एंगल है उन सब का सम आ जाएगा मेरे भाई। उन सब का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। उन सब का सम आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल होता है तो हमेशा रेगुलर पॉलीगन की बात की जाती है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसके सभी साइड बराबर और सभी एंगल बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, all angles are equal and all sides are equal and all sides are equal। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं और सारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर किसी ऐसे पॉलीगन जिसके सारे एंगल बराबर हैं, उसके सारे साइड्स बराबर हैं, तो उस तरह के पॉलीगन को मेरे भाई हम रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम ये कह रहे ना कि ये मान लो मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि सारे एंगल बराबर है। अब हम कह रहे हैं कि एन साइड का एक पॉलीगन है, तो उसके सभी एंगल को जोड़ने पर इतना आ रहा है। हमें एक एंगल की बात पूछ रहा है, तो जितने एंगल है उतना से भाग दे देंगे, यानी एन से भाग दे देंगे मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी पॉलीगन के अंदर एन साइड है तो उसमें एंगल भी एन ही होगा, इस बात को याद रखना। तो टोटल एंगल का सम ऊपर है, अगर हम एन से भाग दे रहे हैं तो एक एंगल का आ जाएगा, और वही हमसे सवाल में पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। 180 को n से करेंगे, 180n माइनस का 2 × 180, और बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे n हो जाएगा सर n। n से n कट जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 360 बटे n। और यही इस सवाल का सही आंसर है, जहां दिख रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है हर बच्चे को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो मेरा एक ही ख्वाहिश है कि हमारा सब्सक्राइब बढ़ा दो। ठीक है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उम्मीद है हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मर्चेंट जो है वो ऑफर करता है 25% डिस्काउंट मार्क प्राइस पर, जिसके चलते ड्यू टू विच, जिसके चलते सी मेक्स अ लॉस ऑफ 13%। अगर वो बंदा, एक मर्चेंट, एक व्यापारी, अगर वो 25% का डिस्काउंट करता है, कितना डिस्काउंट करता है मेरे भाई, आप बोलोगे 25% का डिस्काउंट करता है। वो मर्चेंट, वो बंदा 25% का डिस्काउंट करता है। ऐसा करने से, 25% का डिस्काउंट करने से उसे लॉस हो जाता है 13% का। कितना परसेंट का लॉस हो जाता है मेरे भाई, 13% का। कह रहा है कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस विल सी मेक, वो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट या कितना लॉस परसेंट होगा यदि वो बेचता है सामान को 10% के डिस्काउंट पे। अगर वो डिस्काउंट 10% ही देता है ना, तो कितना का लॉस या प्रॉफिट होगा, सवाल हमसे ये बोला है। ठीक है मेरे भाई, कितना का लॉस या प्रॉफिट होगा, सवाल मेरे भाई हमसे ये बोला है। अब ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपके सवाल में एक कॉन्सेप्ट समझ लो प्यारा सा, ठीक है ना, जब कभी भी आपके सवाल में अगर डिस्काउंट दिया रहे और प्रॉफिट या लॉस दिया रहे, प्रॉफिट या क्या दिया रहेगा मेरे प्यारे भाई, लॉस दिया रहे। अगर डिस्काउंट दिया रहे, प्रॉफिट या लॉस दिया रहे, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने का तरीका होता है, क्या होता है मेरे भाई, 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस का पी। अगर लॉस है तो 100 माइनस का एल, है ना, 100 माइनस का एल। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो 100 माइनस डी, मेरे भाई सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा। अगर हम यहाँ पहला वाला केस से चले ना, मान लो ये पहला केस है और ये दूसरा केस है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, 100 माइनस डी, यानी 100 में से 25 जाएगा 75। 100 माइनस लॉस,
यानी 100 में से 13 जाएगा तो 87। ठीक। सेकेंड केस से जो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा, सेकेंड वाले केस से जो सीपी से एमपी का जो रेशियो आएगा मेरे भाई, वो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर सेकेंड वाले में 10% का लॉस है, 10% का डिस्काउंट है, तो 90 रुपया सीपी हुआ। और अगर हमें प्रॉफिट कितना है वो पता करना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से गौर से समझना। ये क्या है? ये है सीपी से एमपी का रेशियो मेरे भाई। और ये भी क्या है मेरे भाई? सीपी से एमपी का रेशियो है। अगर ये दोनों के दोनों, अगर ये दोनों के दोनों सीपी से एमपी का रेशियो है, तो क्या हम इस बात को नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर? अगर ये दोनों के दोनों सीपी से एमपी का रेशियो है, तो अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू निकालना है। 15 से कटेगा 6 बार में, 15 से कटेगा 5 बार। अगर हम यहां से मेरे भाई सोल्व कर ले, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? 87 इंटू 6, तिरछे गुना करके। ठीक है ना? तो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42 की 2 बाकी 4, 6 अठे 48 और 4 52, यानी 522। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा वो 522 बटे में 5 होगा। यानी कितना होगा मेरे भाई? 5 एकम 5, 5 चौके 20, है ना? और 2, 5 चौके 20, यानी 104.4। अगर सीपी हर चीज का 100 है, अगर 100 रुपए के सामान को 104.4 में बेचते हैं मेरे भाई, तो 4.4 का प्रॉफिट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर मेरे प्यारे बच्चों को, हर मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, सभी भाइयों बहनों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12 लेवल का हम 2025 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि अगर x का वैल्यू a कोसेक a साइन b के बराबर है, y का वैल्यू अगर b कोसेक a कॉस b के बराबर है, z का वैल्यू c कॉट a के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या होगा? बहुत आसान है। जब भी ऐसा सवाल हो कि इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो, आप बात को समझो थोड़ा गहराई से। जैसे मान लो मेरे भाई कि यहाँ वेरिएबल इक्वेशन कितना है, अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसमें इक्वेशन 3 है। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं मेरे भाई, तो वेरिएबल यहाँ बहुत सारा है। एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है। कहने का मतलब ये है ना मेरे भाई, और ए बी सी भी है, छोटा वाला भी, तो ढेर सारा वेरिएबल है। कहने का मतलब है ना मेरे भाई कि अगर इक्वेशन 3 है, तो यहाँ 5 5 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। 2 वेरिएबल क्या है? एक्स्ट्रा है। अगर जितना इक्वेशन है उतना ही वेरिएबल है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इक्वेशन जितना है अगर वेरिएबल उससे ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई, हम चाहते हैं कि ए और बी को 45 45 डिग्री मान ले। ए और बी को क्या मान ले मेरे भाई? 45 45 डिग्री। अगर हम ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे यस सर बढ़िया बात है। तो ये ए हो जाएगा। कोसेक 45 का मतलब होता है मेरे भाई √2, है ना? और साइन 45 का मतलब होता है 1/√2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ए के बराबर आएगा। हाँ या ना? बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। वाई जो होगा वो बी इंटू कोसेक 45 का मतलब फिर से √2, कॉस 45 का मतलब 1/√2। सर ये √2 से √2 कट जाएगा, तो y बराबर b हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर z बराबर की बात करें, z बराबर c इंटू कॉट ए। कॉट ए का मतलब कॉट 45, और कॉट 45 1 होता है, तो z बराबर क्या हो जाएगा? c। बहुत प्यार से ये सवाल सोल्व हो गया। अगर हमें ये बात पता है कि x a के बराबर है, y b के बराबर है और z c के बराबर है, तो कोई परेशानी नहीं होगा x के जगह a रखने में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा y के जगह बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा z के जगह सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, है ना? माइनस का ये भी 1 हो जाएगा, प्लस का ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। बहुत आसान सवाल था। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं कि भैया पेशेंस की जरूरत है ना? एग्जाम में तुम्हें पेशेंस की जरूरत है, सही अप्रोच होना चाहिए, है ना? अगर मान लो कोई बच्चा इसको सोल्व करने लगे, तो वो फिर हो जाएगा दिक्कत उसको, समझ रहे हो? फिर वो एग्जाम कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर इसके कई सारे क्वेश्चन सोल्व इसके चलते छूट जाएंगे, अगर वो इसको सोल्व करने के चक्कर में रहा तो। ठीक है।
सही बात है, इतना बात अच्छा है। क्या हम तुम्हारी इजाजत हो तो आगे बढ़ सकते हैं? सभी बच्चे को समझ आ रहा होगा, जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट में हमको गलिया सकता है। मेरा मतलब कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप कैसे बताएं। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया हम दोबारा से नेक्स्ट क्लास में बता लेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा अगर हम इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। मेरे भाई इस एक्सप्रेशन में कुछ एक अजीब सा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है तुमको देख के? अगर मान लो हम इसको कुछ समय के लिए ए मान लें और इस वाले को कुछ समय के लिए बी मान ले मेरे भाई, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है? जहां जहां स्टार है मतलब गुना समझना, क्योंकि उनको गुना का साइन देने नहीं आता टाइपिंग में, तो हम स्टार दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है सर? बी स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। काश ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, जैसे मान लो 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। तो जो नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होते हैं वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। बात खत्म। जो नंबर अगर किसी न किसी का स्क्वायर होता है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। तो मेरे भाई अगर आप चाहते हो कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो पूरा है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ कि ना? अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो हम चाहते हैं कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदल दें, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदलने के लिए हमको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। तो सर हम ये कह रहे हैं कि इतना के जगह पे अगर हम 2ab लिख दे, क्योंकि ये 2ab ही है मेरे भाई, 2ab ही है। अगर हम इसको 2ab जब तक नहीं बनाते हैं तब तक हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर पहले से है, बी स्क्वायर पहले से है। काश बीच में 2ab आ जाता तो हमारा काम बन जाता और हम कह देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी हम चाहते हैं कि यहां से यहां तक के टर्म को 2ab बना दे। क्या बना दे मेरे भाई? 2ab बना दे। तो 13.56 इंटू ए को किसके बराबर करना है? 2ab के बराबर करना है मेरे भाई। 2 इंटू ए का मतलब होगा 13.56 और बी का मतलब है 0.04। हाँ या ना बताओ भाई? बहुत आसान हो गया मेरे भाई, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। ये से ये कट गया मेरे भाई, तो यहाँ से जो ए का वैल्यू है वो 2 इंटू 0.04 आएगा। ठीक है ना दोस्त? तो ए का जो वैल्यू आएगा वो 0.08 आएगा, और यही इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ सवाल। आप देख रहे हो कांस्टेबल में भी अच्छे सवाल आ रहे हैं। अब वैसे काम नहीं चलेगा, हम बार बार बोलते हैं भाई तुम्हें बेस्ड अप्रोच सीखना पड़ेगा। अब वैसे पुराना जमाना गया, अब वो नहीं चलेगा कि आर एस अग्रवाल का बुक उठा लिया कंपटीशन वाला पुराना वाला और तुम एग्जाम निकाल लोगे, नहीं पॉसिबल। अब तुम्हें ऐसे अप्रोच की जरूरत है। अब तुम्हें वो तरीका सीखना पड़ेगा जिससे मैथ्स जल्दी सोल्व होता है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त कि HCF ऑफ टू नंबर इज 63, यानी दो संख्या का HCF 63। अगर बाकी के दो फैक्टर उसके LCM के बाकी के दो फैक्टर 7 और 9 है, तो विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या वो छोटी संख्या हो सकती है। आप सोचो जरा सा, फिर से समझो क्वेश्चन, आप नहीं समझे होगे। कि जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि दो संख्या का HCF 63 है। कह रहा है कि एलसीएम का अदर फैक्टर। देखो मेरे भाई, अगर किसी भी संख्या का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, किसी भी नंबर का HCF, अगर किसी भी टू नंबर का HCF अगर H होता है ना, तो वो नंबर होता है, पता है क्या? वो नंबर होता है HX और HY। ठीक है, और इनका जो LCM होता है ना, वो होता है HXY। ये X और Y क्या है? X और Y को प्राइम नंबर है।
अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वही को प्राइम नंबर होता है। तो अगर दो नंबर है जिसका एचसीएफ एच है, दो नंबर है मेरे भाई जिसके एचसीएफ क्या है मेरे भाई, एच है, तो वो नंबर हमेशा एच एक्स और एच वाई होता है। तो और उसका एलसीएम एच एक्स वाई होता है, जहां पे एक्स और वाई दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 और 9 भी ऐसा नंबर है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ 63 है, यानी दो नंबर को जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 63 है। एलसीएम का दो फैक्टर मेरे भाई, अगर एचसीएफ 63 है तो क्या आप बता सकते हो कि एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर 63xy होगा, क्योंकि अभी हम बोले थे कि अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ अगर एच है तो उसका एलसीएम जो होता है वो एच एक्स वाई होता है। एच एक्स और एच वाई नंबर होता है और एलसीएम एच एक्स वाई होता है। तो एलसीएम कितना होगा? 63xy होगा। 63xy को अगर हम ब्रेक करेंगे फैक्टर के फॉर्म में तो 63 इंटू एक्स इंटू वाई होगा। हाँ कि ना? बोलो सही बात है। कह रहा है अदर टू फैक्टर, अदर टू फैक्टर का मतलब है एचसीएफ को छोड़ करके। तो एचसीएफ को अगर हम छोड़ देते हैं तो अदर टू फैक्टर क्या आता है? एक्स और वाई। तो एक्स का वैल्यू अगर हम 7 ले लें और 9 ले लें, क्योंकि सवाल में दिया है अदर टू फैक्टर 7 और 9, कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू, इनमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है दो में से छोटी संख्या। तो दो में से जो छोटी संख्या है अगर वो पॉसिबल वैल्यू निकालना है तो छोटी संख्या कौन है मेरे भाई? 7 है। तो आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा। सबसे पहली बात, क्या ये 7 से कट रहा है? 7 छक 42, एक 7 दूना 14, यस सर ये कट रहा है। क्या ये कट रहा है 7 छक 42? ये नहीं कट रहा है। क्या ये कट रहा है 7 छक 42? और एक नहीं सर नहीं कट रहा है। क्या ये कट रहा है 7 छक 42? एक नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में कोई भी जान परान नहीं था, बट ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, कॉन्सेप्ट है ना? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे प्यारे भी, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगले क्वेश्चन करते हैं। एएलपी 2024 का पूछा हुआ है। कह रहा है a thief running at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर is chased by a policeman whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर। एक थीप है जो दौड़ता है। यहाँ पे मान लो मेरे भाई चोर है, थीप है, ठीक है। वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रनिंग कर रहा है। कितने के स्पीड से कर रहा है सर? 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। कुछ स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिसमैन है जो इस चोर का पीछा करता है, और ये जो पीछा करता है ना मेरे भाई, वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। कह रहा है कि अगर चोर पुलिस से 100 मीटर आगे होगा, अगर चोर पुलिस से 100 मीटर आगे होगा, तो ये मान लो मेरे भाई कि ये डिस्टेंस 100 मीटर का है। अगर पुलिस चोर जो है वो पुलिस से 100 मीटर आगे होगा, देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पुलिसमैन, पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा फॉर द पुलिसमैन, है ना, टू कैच द थीफ विल बी, यानी चोर को पकड़ने में पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा। आप ध्यान से जरा सा समझो मेरे भाई कि हमें यहाँ निकालना क्या है दोस्त। आप बोलोगे सर टाइम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं मेरे दोस्त कि पकड़ने में टाइम कितना लगेगा। तो मेरे भाई टाइम निकालने के लिए टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई? सीधा सा बात है, डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड। ये टाइम कितना लगेगा वो कैसे पता चलेगा? तो ये 100 मीटर का गैप है। ये चोर तब पकड़ा जाएगा जब पुलिस के द्वारा ये 100 मीटर के गैप को खत्म कर दिया जाएगा। अगर पुलिस दौड़ते 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 अगर ये 100 मीटर के गैप को खत्म कर दे तो चोर पकड़ा जाएगा। इसका मतलब है डिस्टेंस 100 मीटर चलना है। रिलेटिव स्पीड कितना होगा? तो ये भी कॉन्सेप्ट तुमको माइंड में रखना है कि अगर सेम स्पीड, मान लो एक का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और अगर एक स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना मेरे भाई,
अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है मेरे दोस्त, सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है दोस्त, अगर डायरेक्शन सेम है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो माइनस कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड में क्या कर देंगे मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड जो होगा वहां पे एक्स माइनस वाई। लेकिन वहीं पर अगर मान लो डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है, अगर डायरेक्शन क्या है मेरे भाई, अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है मेरे भाई, जो रिलेटिव स्पीड होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होता है आपका एक्स प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे एक्स प्लस वाई। लेकिन क्या यहाँ डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग, आप बोलोगे सेम। जिधर चोर भाग रहा है उधर ही पुलिस भागेगा तभी पकड़ाएगा। अगर मान लो चोर इधर जा रहा है पुलिस इधर जाने लगेगा, जीवन में कभी नहीं पकड़ाएगा। रिलेटिव स्पीड दोनों को घटा देंगे। तो मेरे भाई अब जब दोनों को घटाओगे, चूंकि ये 100 मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटे है, आपको ना, आपको घंटे में बताना होगा आंसर। तो घंटा में बताने के लिए पहले आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 2 का आएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, आप बोलोगे कि सर 1/10 तो इधर है, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे यहाँ पर कि सर यहाँ 2/1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/20 घंटे लगेंगे। कहीं गलती तो नहीं हुआ, 100 मीटर जाना है, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, सॉरी स्पीड सेम है, तो पुलिस मैन को कितना टाइम लगेगा, 2 का यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगा। अगर हम 2 का रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं, एक्चुअल में ना आंसर में ये पता ही नहीं है ऑप्शन में कि ये आंसर आवर में दिया है कि मिनट में दिया है, अब ये भी कंफ्यूजन है। तो ठीक है, हम एक बार आवर में निकाल के चेक कर लिए हैं। अब हम एक बार चाहते हैं कि सेकंड में चेक कर ले, देखते हैं आंसर क्या आता है। 100 मीटर है, ये 2 किलोमीटर है। पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो /18 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। 2 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 2×9 = 18, 180 सेकेंड होगा। 180 सेकेंड का मतलब तो 3 मिनट हो गया। अब ये तो और गड़बड़ है, कुछ तो इसमें है जो, अ thief running at 8 किलोमीटर पर आवर chased by the policeman whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर। अगर thief 100 मीटर आगे है पुलिसमैन से तो टाइम क्या लगेगा अगर चोर पकड़ना चाहे, ठीक है। खैर, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं कुछ कर पाएंगे क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर। बनता तो ऐसे ही है, बनना तो ऐसे ही चाहिए, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड तो घटेगा ही। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ एरर होगा टाइप करने में, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि क्या कोई टाइपिंग एरर है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग बना लेंगे। अगर आप बना पाओगे तो कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर आपका होता है थैंक यू, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दिए थे, है ना, और ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला ये नहीं था। होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन था मेरे भाई, तो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था वो आपका वो ये था, है ना। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में करना है। कमेंट में हर बच्चा करेगा, और हर बच्चे से हमें ये उम्मीद है कि करेगा। जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर समझ आ रहा होगा तो, ठीक है ना मेरे भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं एक बेस्ट एनर्जी और जोश के साथ। तो एक एक सवाल को हम लोग आज किए हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में। कल इस होमवर्क क्वेश्चन को हम दोबारा से ले लेंगे, तुम्हारा काम है इस क्वेश्चन को करके लाना, ठीक है। बाय बाय सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।